हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। दिस इज़ राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। तो बच्चों, आज हम लोग उस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं जहां कल हमने क्लास को एंड करा था। हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री का कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपको उसी वे में जिस पिछला क्लास में आप लोगों ने जिस प्रकार आंसर करा था उसी प्रकार इसमें भी आपको आंसर करते हुए चलना है। मैं क्वेश्चंस को आप लोग हर एक ऑप्शंस को जहाँ तक होगा डीपली आपको बताने का कोशिश करूंगा, बेटर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता रहूंगा, है ना। आपको चीज़ों को क्या करना है, समझते हुए चलना है। चलिए, पिछला क्लास में हम लोग हाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। चलिए एक बार देख लेते हैं कि पिछला क्वेश्चन नंबर जो 10 था वह हमारा कौन सा क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन देखो आप, ये था। पिछला क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ दिस हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। मतलब पूछा था इसमें कि H प्लस आयन जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या था बच्चों? इसका ऑप्शन था आपका HCl। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11th की ओर, सॉरी 12th की ओर बढ़ते हैं ना। 11th है कि 12th है जी? पेज नंबर 12 आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर यहाँ पे 12 आया। इसके हमको लगा कि क्वेश्चन नंबर कहीं 12 तो नहीं आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ये देखो आप। बोलता है इट इज यूज्ड टू ज्वाइंट ब्रोकन बॉन्ड्स। ब्रोकन मीन्स क्या होता है? टूटी हुई। क्या होता है बच्चों? टूटी हुई। और बॉन्ड्स मतलब क्या हो गया? हड्डी। क्या हो गया? हड्डी। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए हम लोग किस एलिमेंट्स का या फिर किसका यूज करते हैं उसको ज्वाइंट करने के लिए। पहला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा, दूसरा है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड थर्ड इज ब्लीचिंग पाउडर, एंड लास्ट इज वन कैल्शियम सल्फेट। तो आपको बताना है इसमें से कि वो कौन सा ऐसा मेटर है, मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड्स दिया हुआ है वो मतलब टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। मुंह से निकल गया पहले ही तो क्या करे, जुबान है ना फिसल जाता है, जुबान है फिसल जाता है ना। चलिए ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, सोडियम भी वीडियो देख रही है क्या? सोडियम, हाँ एक बच्चे का निक नेम रखा गया है सोडियम, वो भी वीडियो देख रही है, वो भी कमेंट्स कर रही है ना। चलिए आपका भी आंसर सही है, कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने पिछला क्लास में बता चुके थे, डिस्कस कर चुके थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ पे करते हैं? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, दीवार का जो सतह होता है, वाल जो होता है ना, उसकी सतह को चिकना करने के लिए, या फिर जो जहाँ पे खिलौना वगैरह बनता है तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है जनरली ज्वाइंट करने के लिए, है ना। तो आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बेकिंग सोडा यहाँ पे नाम दिया हुआ जी। बेकिंग सोडा को क्या करते हैं? तो बेकिंग सोडा जो होता है इसको हम लोग जानते हैं खाने का सोडा के भी नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा मतलब खाने पीने में इसका यूज किया जाता है। वैसे जो घर में पुआ पकवान बनता है ना तो उसमें सोडा मिलाते हो ना, तो बस बेटा वही सोडा है। दूसरा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बताओ? ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, पीने वाला पानी समझते हो ना, जैसे कुआं हो गया, नदी तालाब वगैरह, तो पीने वाले पानियों में इसको सफाई के लिए, प्यूरिफिकेशंस के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का क्या करते हैं? यूज करते हैं ना। कैल्शियम सल्फेट क्या है? ये भी एक प्रकार का क्या है? एलिमेंट्स है, इसका कंपाउंड्स बना हुआ रहता है, कैल्शियम सल्फेट है ये। तो जनरली हम लोग टूटी हुई हड्डियों को ज्वाइंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। आई थिंक कि आपको ये चारों ऑप्शंस जो था वो समझ में आ गया है ना। आपने नोट कर चुका होगा तो उन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। क्वेश्चन ऐसा इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चरल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन का पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, मतलब यहां में से चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है, वो ऑप्शंस आपको बताना है। तो देखो बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले जानो कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सबसे पहले जानना है किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का एक चेन होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का चेन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने चेन को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट में लिखे ना। और दूसरा हमारा क्या है?
अन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये 2 प्रकार का होता है। क्या हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? तो 2 टाइप्स का होता है हाइड्रोकार्बन। पहला आता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में हमारा आता है अल्केन। क्या आता है बच्चों? अल्केन आता है। क्या आता है? अल्केन। और ये हमारा दो टाइप्स का होता है। इसमें आता है अल्केन अल्कीन, और दूसरा आता है अल्काइन। क्या आता है? अल्काइन। आई बात समझ में? तो आप देख सकते हो सेचुरेटेड, तो यहाँ फार्मूला दिया, फार्मूला देखो सबसे पहले। अल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। किसका फार्मूला है? अल्केन का। अल्कीन का फार्मूला क्या होता है? अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n सिर्फ होता है, और अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। तो ये आपके बीच रहा ऑप्शन सभी क्वेश्चंस का। आई बात समझ में? अब बता सकते हो कि इसमें से कौन सा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? समझ पा रहे हो ना? देखो यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमने आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक साथ हो गया। हाइड्रोकार्बन को बताया 2 प्रकार का, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड 1 प्रकार का, अनसेचुरेटेड 2 प्रकार का। अब तो इसका फार्मूला होता है अल्केन आता है। अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। तो आप देखो यहाँ पे CnH2n+2 कहाँ पे है? तो यहाँ पे C नंबर में है। तो ये हमारा कहलाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना? जो CnH2n+2 है वो किसका चेन है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सा एलिमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ? अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन। ये चीज़ इसको याद रखना है। और इसमें अल्केन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग होता है। क्या होता है बच्चों? सिंगल बॉन्डिंग। और इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डिंग होता है ना। और अल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होता है। आई बात समझ में? ये चैप्टर को आपको अच्छे से तरीके से पढ़ना है। अगर आप आगे आईएससी करते हो 10th के बाद, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको आना चाहिए, चेन फार्मूला आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला, आपको सब कुछ इसमें आना चाहिए, है ना। आगे अगर एक क्वेश्चन अगर आया इस चैप्टर से तो हम बता देंगे। चलिए एक और बता देते हैं, चेन फार्मूला इसमें कैसे आएगा। अगर आपको पूछा जाएगा पेंटीन का, चलो किसका बनाते हैं? हेक्सेन का बनाते हैं। किसका? हेक्सेन का। अगर आपको पूछा जाएगा किसका? हेक्सेन का। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पहले याद रखना है कि हेक्सेन कितना नंबर में आता है। तो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स कितने में आया बच्चों? n=6 नंबर में आया। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे क्या करना है? 6 को पुट कर देना है। तो C कितना हो जाएगा? C6H2 गुना के करेंगे 6 प्लस क्या हो जाएगा? 2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12 और 2 14। ये फॉर्मूला निकल गया किसका? हेक्सेन का। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया। हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? C6H14। तो आपको इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जब बनाओगे तो कार्बन कितना लेना है? 6 कार्बन लेना है। कार्बन कितना लेना है बच्चों? 6 कार्बन लेना है। देखो बेटा 6 कार्बन यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आपको याद रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्डिंग होता है। सब में हमने क्या लगा दिया है? सिंगल बॉन्डिंग लगा दिया है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। और एक होता है इसका चेन फार्मूला। चेन वाला फार्मूला आपको भी क्या करना है? दिमाग में रखना है ना। देखो आप, ये इसका बन गया चेन फार्मूला। कितना है? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। 6 दूनी कितना हो गया? 12 13 14। जब इसका चेन फार्मूला बनाओगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH का 2 CH का 2 कितना हो गया? 3 2 5, और लास्ट में आ जाएगा CH का 3। ये आपका बन जाएगा क्या? इसमें बन जाएगा चेन वाला फार्मूला बन जाएगा। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, चेन फार्मूला। तो इन तीनों को आपको दिमाग में अच्छे तरीक़ा से याद रखना है कि ये कैसे इसको मेकिंग करते हैं, बनाते हैं कैसे हैं, है ना। अब बोलेगा यहाँ CH3 क्यों लिखे हैं? तो देखो आप, एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो दिख रहा है उसी को यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे लास्ट में एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये 3 हाइड्रोजन आ गया। तो आपको चेन फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, आपको तीनों दिमाग में बैठा के रखना है। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको याद कर लेना। चलिए तब तक कुछ देर के लिए आपकी इसको नोट कर लीजिए, है ना। तब तक मैं थोड़ा ड्रिंकिंग कर लेता हूँ पानी, दूसरा चीज़ नहीं ले रहे हैं। चलिए सबका हो गया नोट।
क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है, ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जब आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्जाम का, तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। बार बार बोल रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आगे आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और अगर आप जनरल साइंस का अगर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ना। तो आप इसका तैयारी कर सकते हो अच्छे तरीके से। चलिए, आई थिंक कि हमने आपको ये स्लाइड्स आपको पूरी का पूरा अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन, हाँ देखो अब यहाँ पे आ गया, देखो एक क्वेश्चन आ गया जो हमने भी बनाया था, आ गया ना क्वेश्चन। चलिए बनाइए आप लोग, बन जाएगा ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहचानना है कि ये किस चेन में आता है, किसका है। क्वेश्चन पूछा है C5H12 इज द फॉर्मूला ऑफ, चलो बताना सबसे पहले कि ये फॉर्मूला किसका है। तो याद रखो, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, कितना आया 5 नंबर में, क्या आया, पेंट आया। अब देखो डबल बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग है, अल्केन है या अल्किन है, अल्केन, आइए आपको डिसाइड करना है ना। देखो क्वेश्चन में क्या है, C5H12, C5 में क्या आता है, पेंटेन आता है। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, पेंटेन, लास्ट में ANE आ रहा है। पेंटेन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2 होता है। जब Cn के जगह पे 5 बैठाएंगे तो 5 टू 10 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो C5H12 किसका फॉर्मूला हो गया, पेंटेन का। पेंटेन कहीं पे दिख रहा है इसमें, पेंटेन, हेक्सेन, पेंटेन, 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 पेंटाइन, तीनों दिया हुआ है ना। देखो पेंटेन भी दिया हुआ है, पेंटिन भी दिया हुआ है, पेंटाइन भी दिया हुआ है, हेक्सेन भी दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटेन। इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हारा दिया हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ C5H12, तो इसका क्या बनेगा स्ट्रक्चर, C, कितना कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन को लिख दिया हमने। अब हर एक पे क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन को पुट कर देना है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चों, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे बन गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका अगर चेन फार्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, CH3, क्या बनेगा, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड लास्ट में बन जाएगा CH3। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। किसका बन गया, तो पेंटिन का। अगर यहाँ पे अगर पेंटिन का पूछा जाएगा तो पेंटिन का फार्मूला निकालना आपको याद रखना होगा, मुंह से कैलकुलेट करना होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना है। पेंटिन देखना है, क्या लास्ट में आ रहा है, ENA, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n होगा, CnH2n। ना इसमें प्लस लगेगा ना इसमें माइनस लगेगा, तो 5 दूनी 10 कर दो, सिर्फ कितना कर देना है, 5 टू 10, तो C5H10 फॉर्मूला जाएगा। किसका फॉर्मूला, पेंटिन का। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनेगा, तो कितना कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5। इसमें एक जगह पे क्या करना है, डबल बॉन्डिंग लगाना है। कार्बन का पेंटिन में क्या होता है आपको याद है ना, कि डबल बॉन्डिंग होता है। इसमें क्या करेंगे, डबल बॉन्डिंग, और इसमें 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया, 2 3 4, 2 3 1 4। इस वे में इसको क्या करना है, बना देना है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आई बात समझ में। बेटा बोलेगा फिर चेन वाला, 2 2 3, हाँ एक और लगेगा ना, 2 3 4। अब इसमें कितना हो गया, 1 2 3, एक इसमें और लग जाएगा। 3 दूनी कितना हो गया, 4 दूनी 8 9 10 11, 3 2 5। अच्छा हम ज़्यादा ले लिए हैं जी, ज़्यादा ले लिए हैं, यहीं तक होगा ये यहीं तक होगा, है ना। यहीं तक क्यों होगा, 1 2 3 4 5 लेना है, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या करना है, दे दिए। यहाँ पे कितना हो गया, 2 3 4, 2 2 3 4, 1 2 3 4 बन गया। स्ट्रक्चरल फार्मूला, चेन फार्मूला क्या बनेगा इसका, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्डिंग CH3, 2 1 लगा हुआ 3 4 हो गया ना, 3 और 1 4, इस प्रकार बन गया। ये इसका ये किसका बना बच्चों, ये बन गया हमारा पेंटीन का। अब अगर यहाँ पे पेंटाइन का पूछा जाएगा, किसका, पेंटाइन का, तो पेंटाइन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। पेंटाइन का फॉर्मूला याद रखना है, रट लेना है इसको, CnH2n-2। पेंटाइन का फॉर्मूला CnH2n-2, तो आपको याद रखना है। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 टू 10, और 2 में लेस कर देना, 5 टू 10 और 2 में लेस कर दो, कितना हो जाएगा 8। तो इसका फॉर्मूला जाएगा C5H8। क्या हो जाएगा, C5H8 हो जाएगा, है ना। 5 टू 10 और 2 लेस करेंगे। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्डिंग, 5 कार्बन लगाओ, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्डिंग देना। आप फ्री हो कहीं भी इसमें चेन में ट्रिपल बॉन्डिंग दे सकते हो। तो काउंट करो, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 3 1 4। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे 3 1 4 हो गया ना, उसमें एक भी नहीं लगेगा। इसमें सब में क्या करना है, 2 हाइड्रोजन्स को पुट कर देना, जहाँ तक जो हाइड्रोजन्स लेगा। तो काउंट करो, 1 2 3
4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया, 8 फॉर्मूला आ गया ना, 8 दिख रहा है, 8 है जो इसमें शो कर रहा है, C5 5 कार्बन इसमें भी क्या हो रहा है दिख रहा है। इसका चेन फार्मूला अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH CH, यही बनेगा ना। और लास्ट में क्या लगेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्डिंग। आई बात समझ में, इस प्रकार इसका चेन फार्मूला बनेगा। तो आपको एक क्वेश्चन अगर दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, फॉर्म करते हुए चलना है। आई बात समझ में। हाँ, तो सबसे पहले अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा तो मेरा क्लास 4 का मतलब मेरे YouTube चैनल पे क्लास 10th का चैप्टर 4 का प्लेलिस्ट में इसका दिया हुआ फुल डिटेल्स पूरा क्लास अपलोड किया हुआ है। आप उस चीज़ को एक बार नहीं 2 बार नहीं, लेकिन आपको एक बार, मुझे आशा है कि आप एक बार देखोगे आपको एक बार में पूरा क्लास समझ में आ जाएगा ना, कि ये अल्केन अल्किन क्या होता है, इसको बनता है कैसे, लिस्ट क्या होता है, वो सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताया गया है। आप वहाँ पे एक बार विजिट करना और चैनल में उसको देख कर कंप्लीट कर लेना है ना, तब जाके आपको ये सब सारा चीज़ आसानी से समझ में आएगा। आई बात समझ में। ये था आपका बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस हमने आपके साथ करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो बेटा फिर यहाँ पे दिया हुआ है अरेंज द फ्लोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे कुछ मेटल्स का नाम लिखा हुआ है, कुछ मेटल्स का नाम लिखा हुआ है, उस मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में क्या लिखना है, घटते क्रम में मतलब सबसे पहले क्या होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो पहले होगा, उसके बाद इस वे में क्या करना है, आपको सजा कर इसको लिखना है। तो पहला दिया हुआ है क्या, आयरन, क्या है आयरन, जिंक, सोडियम, ये सबसे फेवरेट हो गया ना, सोडियम, ओहो सोडियम। उसके बाद क्या है कॉपर, देन फिर क्या है Ag मतलब सिल्वर बोलते हैं, Ag को क्या बोल रहे हैं, सिल्वर बोल रहे हो ना। तो आपको बताना है इसको सजाना है, किस वे में सजाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। घटते मतलब क्रम क्या हो गया, पहले बड़ा वाला होगा, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, इस क्रम में क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सज जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलता है तो बढ़ते हुए क्रम में रहता है ना। चलिए आपको बताना है कि किस वे में होगा। जिंक, जिंक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिंक सबसे अधिक क्रियाशील होता है नहीं, जिंक सबसे अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, चलिए बताइए आप लोग, जिसको आंसर आता है वो आपको आंसर करते हुए चलना है ना। चलिए किन्हीं को आ रहा है आंसर, आ रहा है किन्हीं को, चलिए पहले देखो जिंक। जिंक तो सोडियम से सबसे पहले सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, सोडियम। क्या है बच्चों, सोडियम। सोडियम क्या होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो देखो सबसे पहले जहाँ पे सोडियम है उसको देखना है, जिंक सबसे पहले नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन गलत क्यों कर दिया हमने, क्योंकि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है, सोडियम। तो सबसे पहले किसको रखना है, सोडियम को। तो देखो आपका 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन बचा, तो 2 ऑप्शन में आपको चूज करना है, ए और बी बचा है, बी और सी। सोडियम के बाद क्या होता है, जिंक, तो सोडियम के बाद जिंक भी है। जिंक के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे दे दिया कॉपर, इसमें दे दिया आयरन। नहीं बेटा, सबसे पहले क्या होता है, कॉपर नहीं होता, आयरन होता है। कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, आयरन। तो यहाँ पे देखो आयरन और यहाँ पे कॉपर है, तो कॉपर इसके बाद है और यहाँ पे Fe बाद में दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी नंबर हो जाएगा। कौन वाला सही हो जाएगा, बी नंबर। क्यों होगा, क्योंकि ये सही वे में अरेंज किया हुआ है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है सोडियम। बेटा थोड़ा सा सोडियम की कहानी बताते हैं। सोडियम एक एलिमेंट्स है, सोडियम क्या है, एक एलिमेंट्स है, वो बहुत ही अभिक्रियाशील है, देखने में भले खूबसूरत लगता है। सोडियम जो है वो देखने में भले खूबसूरत लगता है, वाकई में सोडियम खूबसूरत है। वाकई में सोडियम क्या है, खूबसूरत है। तो सोडियम वाकई में देखने में खूबसूरत होता है, लेकिन वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए वो खूबसूरत चीज़ है ना, इसलिए उसको कहाँ पे डुबो कर रखते हैं पता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, केरोसिन का तेल में। अगर उसको सोडियम को बाहर छोड़ देना तो वो किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, किसी के साथ भी अगर जाएगा, हवा में आया तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। एलिमेंट अगर कॉपर के साथ आया तो कॉपर के साथ रिएक्शंस कर लेगा। इसलिए सोडियम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो देते हैं। वो मिट्टी के तेल में तैरते रहता है, फ्लोट करते रहता है, क्योंकि वो सोडियम के साथ, मतलब सोडियम जो है वो मिट्टी के तेल के साथ किसी प्रकार का कोई अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए वो शांत से कहाँ बैठता है,
तेल में बैठा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही सोडियम को तेल से बाहर निकाल दो, मतलब उसका रूप से बाहर निकाल दो, सोडियम क्या करेगा, पूरा विस्फोट कर जाएगा। आई बात समझ में? तो सोडियम क्या होता है कि जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा ना, वो काफ़ी तेज़ी से विस्फोट कर जाएगा। तो इसीलिए विस्फोट से बचाने के लिए, मतलब सोडियम ना अभिक्रिया करे हवा के साथ, इसीलिए उसको हम लोग किसके साथ डुबो देते हैं, तो केरोसिन के तेल के साथ। अब बेटा पूछेगा कि केरोसिन के तेल में क्यों डुबो कर रखते हैं, तो बेटा केरोसिन के तेल के साथ सोडियम का कोई संबंध नहीं है, वो किसी प्रकार का अभिक्रिया कर ही नहीं पाता है ना, इसीलिए उसको सोडियम को केरोसिन का तेल में डुबो कर रखते हैं। अब बात समझ में आया। उसके बाद हमारा जिंक है। जिंक भी सबसे, मतलब सोडियम के बाद क्या है, जिंक अभिक्रियाशील है। उसके बाद कौन है, आयरन। आयरन अभी पिछला क्लास में, पिछला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके थे कि आयरन से जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन के रड को डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों बदलता है, क्योंकि आयरन अधिक अभिक्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट कम अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण इसको ये डिस्प्लेसमेंट कर देता है और कॉपर का स्थान स्वयं ले लेता है कौन, Fe। इसीलिए उसका रंग, विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। आया बात समझ में ये क्वेश्चंस, ये पूरा डिक्लेयर हो गया, किन्हीं को कोई दिक्कत आई बात समझ में? दिक्कत होगा तो रखना बेटा, मेरे पास दिक्कत होगा तो रखना, मैं कोशिश करूंगा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इसको अलर नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करूंगा, चाहूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं, है ना। चलिए, उस वे में नहीं है कि हर एक क्वेश्चंस का मुझे आता ही आता है, लेकिन इतना है कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा। इसलिए प्रॉब्लम जो भी होगा आप मेरे साथ डिस्कस कर लेना, पेट में नहीं रखना, है ना। परेशानी हो रहा है पढ़ने में बेटा, तुम लोग पढ़ने में परेशान हो, हम तो परेशान है कि मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ है ना, वो कैमरा गोल है, वो मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ है वो गोल है, लेकिन मेरा स्क्रीन पे आ रहा है चौखट। हम इसी में परेशान है कि साला मेरा कैमरा गोल है तो आखिर चौखट क्यों आ रहा है, गोल क्यों नहीं आ रहा है। मैं इसमें परेशान हूँ, तुम लोग पढ़ने में परेशान हो, बताओ आखिर जो रीज़न है ना, कैमरा गोल है लेकिन फ़ोटो जो आता है वो चौखट में आता है ना। साइंस है, क्या है, साइंस। चलो, ये दिक्कत है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत आई थिंक कि आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। कहने का मतलब है कि कॉपर और जिंक जो होता है वो दो एलिमेंट्स है, कॉपर और जिंक दो एलिमेंट्स है, जब दोनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। जैसे तुम दाल मिला दिया, भात मिला दिया, नमक मिला दिया, आलू मिला दिया, टमाटर मिला दिया, सबको एक साथ मिला दिया तो क्या बन गया, क्या बन जाएगा, खिचड़ी। क्या बन गया, खिचड़ी। क्लास में जब टीचर आपको बताते हैं कि नोट्स अच्छे तरीके से बनाना है, पेन ब्लैक पेन का यूज़ करना है, ब्लू पेन का यूज़ करना है, राइटिंग को प्रॉपर वे में लिखना है, लेकिन आप क्या करते हो, जैसे मन किया वैसे लिख के पूरा भर दिया, सर के पास गया कॉपी चेक हुआ, एक हाथ खींच के दिए, खिचड़ी बना के रख दिया, पूरा कॉपी को सेपरेट नहीं कर सकता है, ऐसे करके सर डांटते हैं ना। तो उसी वे में है कि जब हम दो एलिमेंट्स को मिला रहे हैं, दो एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ बेटा दो एलिमेंट्स को मिलाने के बाद क्या बनेगा, प्लैटिनियम बनेगा, नहीं, गोल्ड बनेगा, नहीं, सिल्वर बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। देखो बेटा ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्रास। क्या हो जाएगा, ब्रास। ये क्या बनाएगा, पीतल। आपको याद रखना है कि कॉपर और जो जिंक होता है, तो कॉपर और जिंक के मिश्रण को हम लोग कहते हैं पीतल। क्या कहते हैं, पीतल। इसको ब्रास याद रखना है। तांबा होता है क्या, नहीं, तांबा तो नहीं होगा, पीतल ही होगा, ब्रास ही होगा। ये इसका आंसर क्या होगा, ब्रास, पीतल। अब समझ में आया कि दो चीज़ों को मिलाने के फलस्वरूप तीसरा जो नया पदार्थ बना उसको क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। ये आपका चैप्टर 3 से, केमिस्ट्री का चैप्टर 3 से क्वेश्चन है ना, मेटल और नॉन मेटल से क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस को सबसे पहले एग्जाम में पकड़ना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस चैप्टर से दिया हुआ है। तो बेटा आपको इतना मेहनत करना है, इतना जान लेना है कि जो क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस को पढ़ने के साथ ही आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो चैप्टर किस चैप्टर से है। बात समझ में आया ना, तब आप जाके आसानी से उसको लिख सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए सीखना है कि किस चैप्टर से क्वेश्चंस दिया हुआ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चंस दिया हुआ है लेमन आर कंटेन। देखो बेटा ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, तेरे एग्जाम में आने वाला, टपकेगा तेरे एग्जाम में ये क्वेश्चंस, यहाँ से कोई टपकने वाला है, इसलिए इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। कोई भी क्वेश्चंस एक आपके एग्जाम में आने वाला है, मतलब पका हुआ आम के जैसा है, रसगुल्ला के जैसा गिरने वाला है आपके एग्जाम में, है ना, तो इसको याद कर लेना है। चलो बताओ, सबका
सबका बताना है। यहाँ सिर्फ लेमन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेमन, मतलब नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो आंसर करो, और इसके साथ कौन कौन सा जो दिया हुआ है सबको बताना है आपको। चलो बताओ बताओ, जिसको आता है वो बताते हुए चलना है सबको। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 16 में हम लोग आ गए हैं। पढ़ाई में ऐसे मस्त रहो ना, पढ़ाई में ऐसे मस्त रहो कि किसी को पता भी ना लगे कि ये बंदा है कि पढ़ता भी है ना। इस प्रकार अपने पढ़ाई में क्या हो जाना है, खो जाना है। उसी प्रकार कि सिंगल ऐसे रहो, क्या है कि सिंगल ऐसे रहो कि किसी को पता भी ना लगे, मतलब किसी को पता भी ना लगे कि लड़का सिंगल है ना। तो अपने पढ़ाई में कुछ इस प्रकार मस्त हो जाना है कि बगल वाला को पता भी ना लगे कि पढ़ता भी है कि क्या करता है ना। आपका रिजल्ट फिर बता देगा कि लड़का कितना मेहनत करता था, या फिर जो लड़की मेहनत कर रही है वो कितना मेहनत की है। तो आपको पढ़ाई में क्या रहना है, मस्त रहना है ना। चलो क्या कहते हैं, सिंगल ऐसे रहो कि हर कोई बोले, सिंगल ऐसे रहो कि हर कोई सोचे कि ये झूठ बोल रहा है। सिंगल हो ही नहीं सकता है, सिंगल हो ही नहीं सकता है ना, ऐसा कुछ करके रखना है। बाय द वे फिर समझ ही सकता है कि कौन है या नहीं है ना। चलो तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लेमन और कंटेन, लेमन में कौन सा अम्ल होता है, लेमन कौन सा अम्ल कंटेन करता है। तो लेमन जो होता है ना बेटा वो सिट्रिक अम्ल को कंटेन करता है। कौन सा अम्ल करता है, सिट्रिक अम्ल। तो इसके सीधा में क्या हो जाएगा, लेमन। लेमन क्यों होगा, लेमन में पाया जाने वाला जो एसिड है वो कौन सा है, सिट्रिक एसिड है। अगर पूछा जाए यहाँ पे मौलिक एसिड, क्या दिया बेटा, मौलिक, तो मौलिक एसिड जो पाया जाता है वो एप्पल में पाया जाता है। किसमें, एप्पल में पाया जाता है। एप्पल, APPLE, एप्पल मीन्स क्या होता है, सेव। बचपन का पहला आ गया ना, एप्पल पढ़ा है ना जी, बचपन क्लास में पढ़ा होगा। A फॉर एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है, सेव। आपने वहाँ पे पढ़ा सेव के बारे में। अब यहाँ पढ़ रहे हैं कि सेव जो है उसमें जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा एसिड को वो कंटेन करता है। तो जो सेव में पाया जाता है वो पाया जाता है यहाँ पे कौन सा कंटेन करता है, मौलिक एसिड कंटेन करता है। कौन सा, एप्पल, याद रहेगा। लैक्टिक एसिड है, क्या है, लैक्टिक एसिड। तो जो लैक्टिक एसिड होता है ना वो पाया जाता है कर्ड में। कर्ड मतलब समझते हो, दही। क्या होता है बच्चों, दही। दही में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, जिसको बोलते हैं कर्ड। कर्ड मीन्स होता है दही, दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। दूसरा मैथेनोइक एसिड, क्या है, मैथेनोइक। तो तुम वो समझते हो, आंट, आंट समझते हो, आंट मीन्स क्या होती है, चींटियाँ। क्या होता है बच्चों, चींटी। तो जो चींटी काटते हैं ना, और चींटी काटने के बाद हाथ में जब खुजली हो जाता है ना, ऐसे खुजवाते हो ना, तो उस खुजली में जहाँ पे लाल हो जाता है तो वो चींटी के काटने से होता है। तो चींटी जो काटता है तो उसके डंक में पाया जाता है मैथेनोइक एसिड। क्या पाया जाता है, मैथेनोइक एसिड। तो मैथेनोइक एसिड ही क्या करता है, मतलब हाथ को क्या करता है, क्या करता है, अरे लाल कर देता है जी, जहाँ काटता है वहाँ लाल कर देता है ना। तो वो अपने जो चींटी तो हमारे बॉडी में क्या करता है, ये मैथेनोइक एसिड को छोड़ देता है, और वो लहरता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसमें जलन होता है ना। तो इसलिए जलन देता है कि इसमें, क्योंकि चींटी के डंक में पाया जाता है मैथेनोइक एसिड, आपको याद रखना है। और लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है टॉर्टिक एसिड। टॉर्टिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, तो बेटा टोमेटो खाते हो ना, टोमेटो मतलब क्या हो गया, टमाटर। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, टमाटर। वह टमाटर बड़े मज़ेदार, ऐसे टमाटर खाता ना, वह टमाटर बड़े मज़ेदार। अरे लाल टमाटर जो होता है उसमें पाया जाता है टॉर्टिक एसिड। हाँ, टॉर्टिक एसिड टमाटर में ही होता है। आप एक बार क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट से ज़्यादा बेटर होगा कि आप कॉपी में इसको छाप लेना। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये गिरने वाला है, पका हुआ आम कैसे गिरने वाला है कि क्या पूछेगा कि जैसे लैक्टिक अम्ल में कौन सा पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, या फिर टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ये सब आपको याद कर लेना है ना। तो यहाँ में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी VBI है। देखो VBI एक बार लिख चुके थे, एक बार और लिख दे रहे हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं थोड़ा क्विकली। लास्ट क्वेश्चन है मेटल, ये 17 नंबर बोलता है मेटल ऑलवेज फाउंड इन अ फ्री स्टेट। मेटल इन अ फाउंड इन अ ऑलवेज स्टेट, मतलब यहाँ पे कुछ मेटल का नाम दिया हुआ है, कुछ मेटल का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि वो कौन सा मेटल है। आपको बताना है कि वो कौन सा मेटल है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट कहने का मतलब है कि वो स्वतंत्र, उसको कहीं भी रख दो, पानी में रख दो, हवा में रख दो, मिट्टी में गाड़ के रख दो, आसमान में टांग के रख दो, वो कहीं भी इसको रख दो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उसको बोलते हैं फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में क्या रहेगा, कॉपर रहेगा, सिल्वर रहेगा, सिल्वर नहीं रहेगा, कॉपर रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, गोल्ड, सोना, ये सोना तो
रहेगा ही रहेगा। बेटा इसका स्टोरी तो अभी बता चुके हैं सोडियम का। सोडियम को पानी में, इसको मिट्टी के तेल के अलावा कहीं भी रखेगा तो ये रिएक्ट बहुत जल्दी करेगा। इसलिए जो सोडियम होता है ना वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको कहाँ पे डुबा के छोड़ देते हैं, मिट्टी के तेल में इसको डालकर छोड़ दो, ये कोई रिएक्टिव नहीं करेगा। समझ में आया सोडियम? सोडियम समझ में आ गया क्या होता है? तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर गोल्ड। सोना जो होता है ना, सोना वो फ्री स्टेट में होता है कि इसको वायुमंडल में कहीं भी छोड़ दो, कहीं पे भी रख दो, ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ये सोना होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सोना को आभूषण में, आभूषण मतलब समझते हो ज्वेलरी, सोना में जिसको कान हो गया, नाक हो गया, बाली हो गया, लड़की जो हमेशा लगभग गर्ल्स लोग इसका यूज़ करती है, लेकिन चाहत सबको होता है सोने का। बात समझ में आया? क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सोना महंगा क्यों होता है, सोना महंगा क्यों है, तो सोना बेटा महंगा इसलिए है ना क्योंकि ये हमारे बीच कम मात्रा में उपस्थित है, मतलब लेस अमाउंट में है। कितना अमाउंट में है? लेस अमाउंट में, मतलब कम मात्रा में उपस्थित है, इसीलिए सोना महंगा है। और पानी क्या है? सस्ता। अगर पानी की जगह पे सोना गिरेगा तो पानी की जगह पे अगर सोना गिरेगा तो सोना को कोई रखेगा? पानी जिससे बहता है उसी तरह बहाएगा जी, फिर इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो अपना वैल्यू ये बनाए हुए, क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि ये सोना है। सोना इसलिए है क्योंकि ये हमारे बीच या फिर जो उपस्थित है ये कम मात्रा में, लिमिट मात्रा में, इसलिए सोना महंगा है। नहीं समझ में आया? फिर समझो। बाजार में अगर जाओगे अभी बिलौती टमाटर लेने के लिए तो टमाटर नहीं नाम है उसका, बिलौती नाम है। बिलौती क्यों नाम है? क्योंकि वो मार्केट में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है। जबकि अगर जब महंगा हो जाता है तो वो कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसमें महंगा हो जाता है, क्योंकि बाजार में वो कम मात्रा में होता है तो महंगा हो जाता है, और ज़्यादा मात्रा में होता है तो सस्ता हो जाता है। आया बात समझ में? उसी प्रकार ये गोल्ड होता है कि गोल्ड हमारे बीच क्या है, कम मात्रा में है, इसीलिए ये महंगा ज़्यादा है। सिल्वर तो समझ में आ गया, कॉपर का तो कहना ही नहीं है, ये सभी एलिमेंट्स फ्री स्टेट में तो रह ही नहीं सकता है ना। चलो देखो बेटा तीसरा 18 नंबर क्वेश्चन है कि डायमंड इज नॉट अ गोल्ड। सोना मतलब डायमंड, डायमंड मतलब क्या हो गया? हीरा। हीरा बेटे, ओहो हीरा। बोल रहा है हीरा नॉट अ गोल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू, बिकॉज बोलता है सोना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का चालन करता है, लेकिन जो डायमंड है, हीरा है, वो विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि डायमंड इज अ नॉट अ गोल्ड, जो हीरा है वो सोना नहीं है, जो हीरा है वो सोना नहीं है। ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है। बिकॉज इट्स वेरी हार्ड, ये भी सही है, क्योंकि हीरा जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। अगर इसको चाट ले या आदमी इसको खा ले तो वो तुरंत मर जाएगा। हीरा को अगर आदमी खा ले या चाट ले तो तुरंत क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये भी सही है, हार्ड होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है। दूसरा क्या है कि इट इज़ नॉट अ सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील भी नहीं होता है। हीरा जो होता है वो पानी में क्या घुलनशील होता है? पानी में घुलनशील नहीं होता है। दूसरा है इट इज़ अ नॉन मेटल। बेटा हाँ, ये हीरा क्या है? नॉन मेटल भैया, हीरा क्या है? नॉन मेटल है। हीरा तो नॉन मेटल है ना जी, ये सभी इसका गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हीरा हार्ड है, हीरा पानी में सोल्यूबल नहीं है, और हीरा क्या है? इट इज़ नॉन मेटल। नॉन मेटल का कहने का मतलब है कि ये अधातु है, लेकिन धातु का कुछ गुण दर्शाता है। हम लोग पढ़े होंगे मेटल और नॉन मेटल में कि जो धातु होता है वो चमकीला होता है, कठोर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का चालन करता है, ये सभी धातु का गुण है। लेकिन हीरा जो है वो नॉन मेटल है, मतलब अधातु है, लेकिन ये अधातु होते हुए भी क्या करता है? धातु का गुण रखता है। क्यों है? क्योंकि हीरा जो वो हार्ड है, हीरा क्या है? हार्ड है, पानी में इनसॉल्यूबल है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, ये चालन भी नहीं करता है। आया बात समझ में? तो लास्ट इसका ऑप्शन पूछ रहा है कि इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करेंट, ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा कि ये क्या करता है? फ्री मोमेंट में क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को ये एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए ये हीरा जो है वो सोना नहीं है। आई बात समझ में? हीरा क्या है? एक प्रकार का नॉन मेटल है, अधातु है। अब बोलेगा हीरा चमकीला, बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए वो चमकीला और इसीलिए वो हार्ड है। आई बात समझ में? आई थिंक कि आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डज कार्बन फ्रॉम। देखो बेटा ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी VVI है, काफ़ी VVI इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डज कार्बन फ्रॉम कंपाउंड्स मेनली बाय कोवैलेंट बॉन्ड। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन जो है वो किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड 3 प्रकार का होता है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर 4, ये चैप्टर 4 का है ना, चैप्टर 4 में जब पढ़ोगे तो कार्बन जो होता है वो मतलब है। अब पढ़ना इसमें क्या है कि बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? एक होता है इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है इसमें
कोवैलेंट बॉन्ड, क्या होता है दूसरा, कोवैलेंट बॉन्ड याद रखना है। और तीसरा होता है सब कोवैलेंट बॉन्ड, क्या होता है, सब कोवैलेंट बॉन्ड। तीनों प्रकार का बॉन्ड अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई, आखिर क्यों कार्बन जो है वो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। तो इसका बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए सिर्फ क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रो कोवैलेंट का बॉन्ड मतलब हो गया क्या कि विद्युत सहसंयोजी संबंध हो जाता है। कोवैलेंट मतलब हो गया संयोजी सहसंयोजी संबंध हो जाएगा। और सब कोवैलेंट का क्या हो जाएगा, उप सहसंयोजी बंधन, उप सहसंयोजी बंधन। तो ये सिर्फ क्या करता है, सहवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना, कोवैलेंट सहसंयोजी बंधन। अब इसमें आखिर ये क्यों बनाता है, तो ये इस प्रकार का बॉन्डिंग है कि ये एक बार बॉन्डिंग बन जाने के बाद ये बॉन्डिंग टूटता नहीं है, मजबूत बॉन्डिंग होता है, इसलिए इसका बॉन्डिंग बनेगा नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि अपने इच्छा के अनुसार, मतलब अपने इच्छा के अनुसार बना भी सकता है, नहीं बना सकता है, चेंज कर सकता है। लेकिन इसमें सब कोवैलेंट में क्या होता है ना, इसका मूड ऑफ हो गया ना तुरंत बदल देगा, है ना। इसमें क्या होता है, तुरंत चेंज कर जाता है, बॉन्डिंग में तुरंत बदल जाता है। ये शादी विवाह के जैसा होता है, ये दोस्ती के जैसा है, और एक होता है ना कि दुश्मनी वाला, कि तुरंत पार्टी को बदल लेना, वो इस प्रकार का बॉन्डिंग होता है। आया बात समझ में। तो पहला आपको याद रखना कि बॉन्डिंग कितना प्रकार का होता है, बॉन्डिंग 3 प्रकार का होता है, इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और सब कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन कार्बन जो होता है वो चैप्टर 4 में जब आप पढ़ोगे तो कार्बन जो है वो सिर्फ क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो क्यों बनाता है, सो सुनो। पहला बोलता है कि देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। कार्बन बोलता है कार्बन का जो बाहरी कक्ष होता है ना, उसमें कितना सेल, कितना कार्बन कितना होता है, तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 4, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 और 4। तो देखो इसका आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। वही बोल रहा है कि देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन। कार्बन का बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये बात सही है, ये बात सही है। दूसरा पूछ रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट एनर्जी टू फॉर्म कार्बन 4+ एंड कार्बन 4-। इसका कहने का मतलब है कि अगर कार्बन अगर बॉन्डिंग नहीं बनाएगा ना, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स तोड़ने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए, जो सफिशियंट मात्रा में हमारे बीच नहीं है, इसके पास नहीं है। इसीलिए ये क्या करता है ना, C+4 और C-, मतलब इसको तोड़ने के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए लार्ज अमाउंट में इसको एनर्जी चाहिए, है ना। और सी नंबर क्या है कि इट शेयर्स बोल रहा है, मतलब शेयर करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट अदर। बोलता है कि कार्बन जो ना, अब कार्बन उसी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है जो उसका आउटर सेल में है। और आउटर सेल में कौन सा होता है, जो वैलेंस होता है। वैलेंस क्या होता है, वैलेंसी कि कोई भी एलिमेंट के द्वारा अपनी बाह्यतम कक्षा को पूरा करने के लिए त्यागी गई या ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। मतलब कि किसी भी एलिमेंट्स के द्वारा अपनी आउटर सेल को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो लूज और गेन को ही हम लोग कहते हैं वैलेंसी। तो कार्बन क्या करता है, अपना 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या गेन करेगा, तो इसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, तब जाके ये वैलेंसी को पूरा करेगा। ये ही नहीं, सभी एलिमेंट्स, मतलब कोई वैलेंट अगर बॉन्ड बना रहा है, कोई वैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो अपना आउटर सेल जो भी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसी के साथ वो पेयरिंग करेगा, उसी के साथ क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। आई बात समझ में। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, उसका इलेक्ट्रॉन भी संख्या तो एक ही होगा, वैलेंसी भी क्या होगा, एक ही। तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना किसी अदर एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेगा। और किस प्रकार का पेयरिंग करेगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। आई बात समझ में। ये क्लियर हो गया पूरा तरीका से कि आखिर कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। तो कार्बन का कोवैलेंट बनाने का इतना सारा हिस्ट्री है, ये आपको दिमाग में रखना है ना। इसके अकॉर्डिंग ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा बेटा 20 क्वेश्चंस खत्म हो गया ना। ओहो 19, ये आ गया 20 कहाँ गया, 20 कहाँ गया जी, 20 क्वेश्चन से नहीं है 20 क्वेश्चन। चलो 20 क्वेश्चन 20, मतलब 20 क्वेश्चन जो है वो इसी के रूप में देखते हैं। पहला मान लो इसको 20 क्वेश्चन, यहाँ VVI करके लिखा हुआ है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मेथेन और इथेनॉल। मेथेन और इथेनॉल को आपको स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो मीथेन क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या हो जाता है बेटा, मीथेन का होता है CH4। मीथेन क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। आपको याद रखना है। कितना नंबर में आ रहा है, 1 नंबर में आ रहा है। तो मीथेन में 4 क्यों आया, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2।
CnH2n प्लस 2। अब मीथेन कितना नंबर में आ रहा है, तो मीथेन 1 नंबर में आ रहा है, तो n के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो एक जगह पे रखेंगे कार्बन की जगह n की जगह पे 1, और फिर 2 क्या करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 1 2, और 2 प्लस 2 वाला तो कितना होगा 2 आएगा 4। मतलब देखो CnH2n प्लस 2, C की जगह पे 1 रखे, 2 को गुना किए 1 से प्लस किए 2, तो फॉर्मूला हो गया Cn, 2 एकम 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो क्या निकल के आया CH4 निकल के आया। तो इतना काम मुंह पे नहीं करना है, इतना प्रॉब्लम अब सॉल्व करोगे टाइम है तुम्हारे पास नहीं जी, इसको याद कर लेना है, समझ जाना है, आपको मुंह से सॉल्व करना है, दिमाग में बैठा लेना है इस चीज़ को, है ना, ताकि आप आसानी से कर सको। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो ये बन जाएगा, हो गया। कितना देर लगा जी, छोटा ही से तो फॉर्म लगा, खत्म हो गया ना। इथेनॉल का पूछ रहा है, तो मीथ ईथ कितना नंबर में आया 2 नंबर में, कितना नंबर में N=2। क्या पूछा है मिथेनॉल, मिथेनॉल मिथेनॉल क्या नाम है मिथेनॉल, तो हो जाएगा 3 दूनी कितना 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 2 दूनी 4 और 2 6, एक रिमूव कर दोगे तो क्या है अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो C2H5, H5 यहाँ लग जाएगा OH। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया अल्कोहल का। देख लिया अल्कोहल फॉर्मूला क्या हो गया, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो गया ये, क्यों लिखें क्योंकि N=2। मीथ के बाद आता है ना मीथ ईथ प्रोप, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो मीथ ईथ कितना नंबर में आ रहा है 2 नंबर में। फॉर्मूला क्या लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, 2 जगह पे क्या लगाएंगे, मतलब n के जगह पे 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 5 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो एक को क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, एक को रिमूव कर देंगे और उसके जगह पे लग जाएगा अल्कोहल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, इथेन से नाम हो जाएगा इसका इथेनॉल। इथेन से क्या नाम हो जाएगा इथेनॉल, क्यों हो जाएगा क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है, OH जो होता है वो अल्कोहल ग्रुप है। अगर यहाँ पे Br लग जाता है तो इसका हो जाता है ब्रोमो इथेन, आइडोइथेन, क्लोरोइथेन, सबका नाम चेंज होगा जब हेलोजन ग्रुप इसमें लगेगा, तो इसमें लगा हुआ है अल्कोहल ग्रुप। आई बात समझ में, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H5OH। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 कार्बन देना है, OH लग गया यहाँ पे, और एक एक हाइड्रोजन सब में क्या करना है पुट कर देना है, एक एक हाइड्रोजन क्या करना है सब में हमको पुट कर देना है, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा चेन फार्मूला, कैसे बनेगा इसका, तो चेन फार्मूला जाएगा CH3 CH2 और लग जाएगा OH, जहाँ पे 3 लगना था वहाँ पे OH लग जाएगा, ये इसका चेन वाला फार्मूला हो गया। चलो नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल एंड मोलिकुलर फार्मूला। बेटा ये सब आपका काम है, पेंटेन का बनाना है, ब्रोमोहेक्सेन का बनाना है, क्लोरोहेक्सेन का बनाना है और बेंजीन का बनाना है। पेंटेन का फार्मूला क्या पूछ जाएगा, बोल रहा है स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखना है और मोलिकुलर फार्मूला। पेंटेन मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट कितना नंबर में 5 नंबर, C5 हो जाएगा, H 5 दूनी 10 और 2 12, इसका फार्मूला निकल गया। ब्रोमोहेक्सेन का पूछ रहा है तो C6 12 11 लग जाएगा, ये Br लग जाएगा। इसका हो गया जाएगा क्लोरोप्रोपेन, मीथ ईथ मीथेन, मीथेन इथेन प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो C3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, H7 लग जाएगा यहाँ पे क्या Cl। और बेंजीन का पूछ रहा है तो बेंजीन ये VBI है, बेंजीन जो है ना वो VBI, इसको कर लेना, बेंजीन का फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो बेंजीन कुछ इस प्रकार का होता है ना, बेंजीन कुछ इस प्रकार का होता है, आया बात समझ में। बेंजीन का फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, बेंजीन का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है पूरा बढ़िया तरीका से। इसका हो जाएगा C6, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H12, क्या होता है बच्चों C6H12, ये आपका बेंजीन का फॉर्मूला हो गया। बेंजीन का फॉर्मूला याद रखना है C6H12, C6H12 याद रखना है ना। अब यहाँ पे इसका बनाना है तो इसका क्या बनेगा, कार्बन कितना लेना है 3 कार्बन, कितना कार्बन 3 कार्बन में एक Cl लगा दो, बाकी सब में क्या लगा देना है हाइड्रोजन, सब में प्रोपेन वाला ही ना सिंगल बॉन्डिंग वाला है, सब में ही सिंगल बॉन्डिंग वाला है। देखो कितना आ गया 3 दूनी 6 एक साथ, 3 दूनी 6 एक साथ आ गया। इसका देखो 2 3 4 5 6, 3 3 6, एक में क्या लग जाएगा Br, क्या लग जाएगा बच्चों Br, बाकी सब में क्या करना है एक एक हाइड्रोजन्स को पुट कर दो, तो ये आपका बन जाएगा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बन गया। इसका बना दो C5, क्या लगेगा C5 1 2 3 4 5, क्या लगा हुआ है कुछ नहीं लगा हुआ है, तो सब में क्या लगेगा एक एक हाइड्रोजन को पुट करते हुए चलना है ना, एक एक हाइड्रोजन को सब में पुट करते हुए चलना है, ये बन गया, ये समझ में आ गया।
ये इसका नोमेनक्लेचर फार्मूला भी बन गया, फार्मूला भी लिख दिए और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख दिए, है ना। चलिए, किन्हीं को दिक्कत है क्या? नहीं ना। बार बार हम एक ही चीज़ को पूछ रहे हैं कि किन्हीं को दिक्कत है तो आप वो दिक्कत को, प्रॉब्लम को मेरे साथ रखना, मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में, है ना। चलिए, इस चीज़ को आप नोट कर लो एक बार, है ना। क्वेश्चंस आपके लिए भी आई है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आज बहुत तक गया जी, क्लास लगभग 10 बजे से ले रहे हैं ऑनलाइन, एप्लीकेशन पे भी क्लास चला है, उसके बाद ये यूट्यूब पे क्लास चल रहा है आपके लिए टॉप 20 MCQs का, है ना। चलिए लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज हमारा लास्ट होने वाला है इस टॉपिक का, ये इसको ट्रिपल VVI कर लो, ट्रिपल VVI, है ना। ट्रिपल VVI इसलिए कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आइसोमर का। किसका पूछा बेटा? आइसोमर। तो आइसोमर क्या होता है? बोल रहा है आइसोमर आर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आइसोमर कहता है कि आइसोमर वह श्रेणी होता है जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? अलग अलग होगा, उसको हम लोग कहते हैं आइसोमर। तो आइसोमर में तुम्हारा सिर्फ आता है क्या? ब्यूटेन। क्या आता है? ब्यूटेन। देखो ब्यूटेन का कहानी, ब्यूटेन आइसोमर में शामिल है। ब्यूटेन का फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। कितना नंबर में आ रहा है? n=4। फार्मूला लगा दो, CnH2n प्लस का 2, तो C कितना हो जाएगा? 4, 4 दूनी 8, 2 कितना हो जाएगा? 10, 4 2 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। अब चलो इसका क्या क्वेश्चन पूछा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकल गया? C4H10। अब C4H10 को हम लोग कितने तरीका से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसको कहते हैं आइसोमर। आइसोमर उसी को कहते हैं कि जो ब्यूटेन दिया हुआ है ना, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारा ब्यूटेन का निकला है, इसको हम कितने वे में बना सकते हैं, कितना इसका स्ट्रक्चर दे सकते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। चलो पहला देखते हैं। एक ये पहला तो सबको आ जाएगा कि पहला अगर इस प्रकार दे दिए हैं, कितना? 4 है ना जी। पहला इस प्रकार दे देंगे तो सब में क्या बन जाएगा? ब्यूटेन, मीथेन इथेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन, यही ना होगा। चलो देखते हैं। ये हमारा बन जाएगा, ये बन गया, ये लो बन गया, और सॉरी ये बना और ये बना, ये पहला इमेज बना। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा सेम है। देखो सब में C4 है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो 10 हाइड्रोजन इसमें भी है। कितना है? C4 है और सॉरी C4 है और H कितना है? 12 है ना जी, और सॉरी 10 है। H कितना है? 10। ये पहला। दूसरा, इसको इसी को और तरीका में कैसे बनाएंगे? तो देखो 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? कार्बन। देखो ये दूसरा बन गया। और भी कुछ वे में बनेगा? और कुछ वे में बनेगा क्या? नहीं, दूसरा नहीं बनेगा, फिर गलत हो जाएगा ना। कौन? 3 का 3 दूनी 6, 3 3 और 1 10। देखो इस प्रकार अभी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि आइसोमर उसको कहते हैं कि हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कहने का मतलब है कि जो क्या, कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोग कई तरीके से बना सकते हो। जैसे ब्यूटेन का बना तो पेंटेन का भी बना सकते हो, हेक्सेन का भी बना सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आप उसको चेन में सही तरीके से बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो ना। तो वो आपका कहलाएगा क्या? आइसोमर कहलाएगा। तो बेटा आज हमारा ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन के साथ साथ पूरा डिटेल्स के साथ हमने कोशिश करा कि आपको समझा पाऊँ, आपको बताने का प्रयास करा है ना। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो मैं इसी प्रकार का कुछ MCQs आपके साथ और डिस्कस करूँगा जो आपके एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, है ना। वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर हेल्पफुल होगा तो आपको वीडियो को क्या करना है,
अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को अन्य दोस्तों के साथ जो आपके 10th बोर्ड हो गया या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी साइंस का तैयारी कर रहे हैं उसको आप शेयर कर दीजिएगा, है ना। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए, इसी के साथ मैं आपका क्लास को एंड करता हूं। और जो भी इस क्लास में हमने डिस्कस करा है, 2 क्लास लगा इस क्वेश्चंस को, मतलब ये टॉपिक को ख़त्म करने के लिए 20 क्वेश्चन को, तो 10-10 क्वेश्चन करके, मतलब 10 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में है, 10 क्वेश्चन सेकेंड वीडियो में है। इस प्रकार हमने कंप्लीट करा है। आपको क्या करना है, फुल वीडियो को पूरी तरीके से इसको वॉच करना है और कॉपी में नोट करते हुए अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि आपके एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सके, है ना। ये चैप्टर 4 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग उसी से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कवर करा है, ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, आई थिंक कि आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। क्लास को आप लोगों ने बहुत बड़े इंजॉय तरीके से देखे होंगे और आप लोगों ने क्लास को इंजॉय तरीके से किया। हम भी क्लास को काफ़ी इंजॉय किए, है ना। क्लास को इंजॉय करके ही पढ़ाना चाहिए और पढ़ने समय भी इंजॉय करना चाहिए, ताकि क्लास बोरिंग फील ना हो, चाहे आप लाइव पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो। चीज़ों को समझते हुए चलना है ना, बेटर तरीके से समझना है। चलिए, आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। चलिए, सभी को शुभ रात्रि। हाँ जी, शुभ रात्रि है। अच्छे से आप लोग को तैयारी करना है। सभी को जय श्री कृष्ण बच्चों।